नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का सेट नंबर 49। इससे पहले हम लोगों ने 48 सेट देखे पूरे विस्तार के साथ। उसी के क्रम में हम लोग देखेंगे आज सेट नंबर 49। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न है ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाया था। तो ये किसने अपनाया था? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें पुर्तगाली, तो सबसे पहले भारत पहुंचने वाला यूरोपीय देशों में था पुर्तगाल के वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में काली कट के तट पे पहुंचा था, जहां के राजा जमोरिन ने उसका जोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बन के कौन आया था? तो ये आया था अल्मेडा। तो अल्मेडा भारत आया था 1505 ईस्वी में। 1505 ईस्वी में इन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था। उसके बाद आए थे अल्फांसो दी अल्बुकर्क या 1509 ईस्वी में आए थे। कब? 1509 ईस्वी में आए थे। इसे ही पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और अल्बुकर्क ने ही बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था 1510 ईस्वी में। ये बहुत बार एग्जाम में आया है। तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा किसने छीना था? अल्बुकर्क ने छीना था 1510 ईस्वी में। उसके बाद बात करें नीनो डी कुन्हा जो है 1530 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय बन के आया था। उन्होंने 1530 ईस्वी में अपना जो मुख्यालय है वह कहाँ बना लिया था? गोवा स्थानांतरित कर लिया था। कोचीन से अपना मुख्यालय गोवा स्थानांतरित कर लिया गया। चलिए दोस्तों प्रश्न है भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग को। किसे? वारेन हेस्टिंग को माना जाता है। वारेन हेस्टिंग जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले आया था। कहाँ? मुर्शिदाबाद से कलकत्ता। इन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किया था। इन्होंने एक बंगाली ब्राह्मण था नंद कुमार, उस पर झूठा केस लगाकर उसे फांसी दिलवाया था। इन्होंने सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति लागू किया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति इन्होंने जो है पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था उसका विरोध करके इस्तीफा दे दिया था। और जब यह इंग्लैंड पहुंचता है 1785 ईस्वी में तो इस पर महाभियोग चला देता है। इस पर महाभियोग चलता है। अब पुनः 1795 ईस्वी में इसे महाभियोग से बरी कर दिया जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका मूल उद्देश्य था प्राचीन भारतीय पुस्तकों का आंग्ल भाषा में अनुवाद करना, यानी अंग्रेजी में अनुवाद करना। ऑप्शन नंबर सी। वहीं हम लोग बात करें एशियाटिक सोसाइटी, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1784 में विलियम्स जोन्स के द्वारा किया था। अच्छा, कुछ सोसाइटियों के बारे में हम लोग जानते हैं। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया था सर सैयद अहमद खां 1864 ईस्वी में। वहीं थियोसोफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना मैडम ब्लस्की और कर्नल ऑलकॉल्ट ने किया था 1875 ईस्वी में। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या परिवर्तन किए गए? तो व्यवस्थापिका परिषद के स्थान पर केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना किया। बिल्कुल सही। जो है राज्य में हटाकर केंद्र में लागू किया गया था। केंद्र की व्यवस्थापिका में 2 सदन असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट की स्थापना किया गया था। बिल्कुल सही। निम्न सदन का कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। ये भी सही। तो इसका सारे ऑप्शन सही है। उपयुक्त सारे ऑप्शन सही। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन कब किया था? ये किया था 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1935 में। वर्साय की संधि समझ लेते हैं। वर्साय की संधि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद जर्मनी और गठबंधन देशों के बीच हुआ था। कब हुआ था? 28 जून 1919 को हुआ था वर्साय की संधि। इसमें जो है
अब जर्मनी को अपना बड़ा हिस्सा जो है खोना पड़ा था, सेना का आकार सीमित किया गया था और इसे भारी क्षतिपूर्ति इस पर छोपा गया था। और जो है इस मेन रूप से क्या था, जर्मनी पर प्रतिबंध लगाना था, जर्मनी पर प्रतिबंध लगाना था, ज़बरदस्ती यह संधि उस पर थोपा गया था। इसलिए जब हिटलर वहाँ का शासक बना, हिटलर जब आया 1935 ईस्वी में, तो वह बहुत अपमानित महसूस कर रहा था कि यह जो है मुझ पर ज़बरदस्ती थोपा गया संधि है। तो उन्होंने इस संधि को क्या किया, उल्लंघन कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1936 में राइनलैंड पर कब्जा कर लिया और जो है शस्त्रों का विकास करने लगा। तो इन्होंने जो है 1935 ईस्वी में पहली बार इसका उल्लंघन किया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व कल के भी सेट में हम लोगों ने देखा है, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने। मांग कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन जो 14 मार्च 1940 को हुआ था, लाहौर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता जिन्ना कर रहे थे। तो जिन्ना ने ही पाकिस्तान की मांग रखा था। इससे 3 प्रश्न आते हैं, मांग किसने रखा? तो इसका मांग रखा था जिन्ना ने। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? तो चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द का रहमत अली पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता था। और इससे पहले पहली बार पाकिस्तान संबंधी इसका पहली बार विचार किसने दिया था? तब मोहम्मद इकबाल ने। मुस्लिम लीग का अधिवेशन 1930 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। उसमें मोहम्मद इकबाल ने जो है पहली बार पाकिस्तान का विचार दिया था। चलिए दोस्तों देखते अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जेल में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दिया गया था? तो लाहौर जेल में फांसी दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी। किस जेल में? लाहौर जेल में इन्हें फांसी दिया गया था। 23 मार्च 1931 ईस्वी को इन तीनों को फांसी दिया गया था। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि फांसी दिए जाने से पहले ये क्या पढ़ रहे थे? तो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। किसका? लेनिन की जीवनी ये लोग पढ़ रहे थे। वहीं बात करें, इन्हें फांसी किस केस में हुआ? तो लाहौर षड्यंत्र केस जिसमें सैंडर्स की हत्या की गई थी, वह केस में इन लोगों को फांसी दिया गया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया? तो कहाँ किया था? मुंबई में। देख रहे हैं आप क्वेश्चन का पैटर्न कैसे चेंज हो गया। पहले पूछा जाता था कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया, या फिर पूछा जाता था कब किया गया। अब पूछा जा रहा है कि कहाँ किया। तो कहाँ किया? मुंबई में किया गया था। वहीं बात कर लेते हैं आत्मीय सभा इसकी स्थापना किसने किया था? हम लोग जानते हैं राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया गया था? तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में किया। कहाँ गया था? कलकत्ता में किया गया था। इन्हीं के द्वारा ब्रह्म समाज की भी स्थापना किया गया था 1828 ईस्वी में, कलकत्ता में इसकी स्थापना किया गया था। वहीं बात करें आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 ईस्वी में। कहाँ किया था? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। लाहौर में देव समाज की स्थापना किया गया था। देव समाज की स्थापना लाहौर में किया गया था 1887 ईस्वी में। किनके द्वारा? शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो ये पावापुरी में। कहाँ? पावापुरी में। ऑप्शन नंबर ए। महावीर की बात करें, इनका जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। कहाँ? वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। जात्री कुल के थे। किस कुल के? जात्री कुल के थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था। और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। क्या था? यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। वहीं इनके दामाद का नाम जमाली था, जो इनका प्रथम शिष्य था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 42वें वर्ष इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई।
जम्भृक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब बुद्ध तो महावीर, तो इनकी मृत्यु कब हुआ था? इनकी मृत्यु कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व, यानी 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो कौन सा आंदोलन? तो यह आंदोलन था तेलंगाना आंदोलन, जो स्वतंत्रता से पहले शुरू हुआ और बाद तक भी चला था। कौन सा आंदोलन? तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन की बात करें तो यह जो है जमींदारों और साहूकारों के शोषण के खिलाफ आंदोलन था। यह सबसे बड़ा कृषक गुरिल्ला युद्ध भी था, जिससे लगभग 3000 गांव प्रभावित हुआ था। 3000 गांव प्रभावित हुआ था। अच्छा, तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन का संबंध बंगाल क्षेत्र से था, बंगाल क्षेत्र से। ये हुआ कब था? 1946। ये 1946 से लेकर 48-49 तक चला था। ये 1946 में हुआ था तेभागा आंदोलन। इसका नेतृत्व किसने किया था? कंपा राम सिंह और भवन सिंह ने किया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम कांड में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ये हुआ कब था? तो ये 1919 ईस्वी में 1919 ईस्वी में छापामारी चलाकर एक बम फैक्ट्री कलकत्ता में एक बम फैक्ट्री का पता लगा, खोजा गया और पकड़ा गया। तो उसी केस में अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया और उसी केस में इन्हें सजा भी मिली थी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो हम लोग जानते हैं पहली बौद्ध संगीति हुआ था राजगृह में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ हुआ था? राजगृह में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। वहीं बात करें पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने कर रहे थे? तो महाकश्यप उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। हुआ था अजात शत्रु के काल में। वहीं बात करें दूसरा संगीति, ये कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता शवा कामी ने किया था, शवा कामी में किया था। ये काला शोक के समय हुआ था, काला शोक के समय हुआ था। वहीं तीसरी बौद्ध संगीति जो है हम लोग जानते हैं 250 ईसा पूर्व हुआ था, अशोक के समय हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मोगली सूत्र पुत्तम। वहीं बात करें चतुर्थ संगीति, जो चौथी संगीति हुआ था बौद्ध संगीति, वह 98 ईस्वी कुंडल वन ये कश्मीर में है। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र कर रहे थे और ये कनिष्क के समय हुआ था। किसके समय में? कनिष्क के समय में हुआ था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो ये कौन होंगे? तो मैत्रेय। ऑप्शन नंबर सी, मैत्रेय है जिनका अवतार भगवान लेने वाले हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? तो ये था चोल वंश। कौन था? चोल वंश। ऑप्शन नंबर बी, चोल वंश। जिसकी स्थापना किसने किया था? चोल वंश की स्थापना विजयालय ने किया था। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी तंजौर। कहाँ थी? तंजौर। बात करें राष्ट्रकूट वंश, तो इसकी स्थापना किसने किया था? दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना किया था 752 ईस्वी में। 752 ईस्वी में। इसकी राजधानी कहाँ थी? मानेखेत इसकी राजधानी थी। कहाँ थी? मानेखेत इसकी राजधानी थी। वहीं बात करें पल्लव वंश, इसके संस्थापक थे सिंह विष्णु। कौन थे? सिंह विष्णु इसके संस्थापक थे। इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। कहाँ थी? कांचीपुरम इसकी राजधानी थी। वहीं बात करें चालुक्य, तो चालुक्य जो है इनके 3 क्षेत्र में इसकी स्थापना हुआ था। तो एक था कल्याणी का चालुक्य। तो कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक थे तेलेब द्वितीय थे। इनकी राजधानी मानखेड़ थी। वहीं वातापी के चालुक्य
इसके संस्थापक थे जय सिंह और इसकी राजधानी कहाँ था, वातापी। और दूसरा था वेंगी के चालुक्य। वेंगी के चालुक्य के संस्थापक थे विष्णुवर्धन। कौन थे, विष्णुवर्धन थे और इनकी राजधानी वेंगी थी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अब प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। मुगल शासक और उससे संबंधित मकबरा। वहीं देख लेते हैं हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है, ये दिल्ली में है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। और जहांगीर का मकबरा ये कहाँ है, ये लाहौर में है। और अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 3 2 4, 1 3 2 4। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें 2 शासक हैं जिनका मकबरा भारत में नहीं है। कौन कौन, बाबर और जहांगीर। बाबर और जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन कराया। तो हम लोग जानते हैं रुपया का प्रचलन किसने कराया, तो ये शेरशाह सूरी ने कराई। शेरशाह सूरी के द्वारा शेरशाह सूरी ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया चलाया। चांदी का रुपया चलाया था, चांदी का रुपया। और 380 ग्रेन का तांबे का क्या चलाया था, तांबे का दाम चलाया था। तांबे का दाम और चांदी का रुपया चलाया गया था। इन्होंने कबूलियत और पट्टा प्रथा शुरू किया था। माप के लिए इन्हें सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया था। वहीं बात करें शेरशाह सूरी, बचपन का नाम था फरीद। क्या था, फरीद। ये सूर वंश से थे। और क्वेश्चन ये भी आता है कि शेरशाह सूरी किस वंश से थे। सूरी ऑप्शन में भी रहता है, सूर भी रहता है। तो यह सूर वंश के थे। किस वंश से संबंधित थे, सूर वंश से संबंधित थे। इन्हें शेर खां की उपाधि किसने दिया था, इनको शेर खां की उपाधि किसने दिया था, तो मोहम्मद बहार खां लोहानी। मोहम्मद बहार खां लोहानी ने इन्हें शेर खां की उपाधि दिया था। यह गद्दी पर कब बैठा, तो दिल्ली की गद्दी पे 1540 ईस्वी बिलग्राम का युद्ध में हुमायूं को हराकर यह गद्दी पर बैठा। इन्होंने किलाए कुन्हा मस्जिद जो दिल्ली में है का निर्माण किया। रोहतासगढ़ किला का भी निर्माण किया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दिया। तो ये किसने दिया, तो हम लोग जानते हैं ये किसने दिया, ये बर्नियर ने दिया। ऑप्शन नंबर बी, किसने दिया, बर्नियर ने दिया। वहीं हम लोग कुछ जान लेते हैं कुछ विदेशी यात्री मुगल काल में किसके शासन काल में आए थे। तो देख लेते हैं किसके शासन काल में आए थे। सबसे पहले बात करें अकबर के काल में। तो अकबर के काल में कौन विदेशी यात्री आए थे, तो इसके काल में रॉल्फ फिंच आया था। रॉल्फ फिंच आया था। और फादर एंथोनी आए थे। फादर एंथोनी आए थे। वहीं बात कर लेते हैं जहांगीर। तो जहांगीर के काल में कौन आया था, तो विलियम हॉकिंस आए थे। विलियम हॉकिंस, थॉमस कोयर और एडवर्ड टेरी आए थे। और शाहजहां के काल में कौन आए थे, शाहजहां के काल में तो पीटर मुनी, मनुची, बर्नियर और ट्रेवेनियर, ये शाहजहां के काल में आए थे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है लोटा विद्रोह किस आंदोलन से तुरंत पूर्व की घटना है। तो ये 1857 की क्रांति के जस्ट पहले हुआ था लोटा विद्रोह। अच्छा, लोटा विद्रोह था क्या, तो 1857 से पहले जनता में अंग्रेज़ों के प्रति बहुत गुस्सा था, बहुत रोष था। तो उसको दूर करने के लिए मुजफ्फरपुर के कैदियों को कहा गया था कि उन्हें जो है पीतल का लोटा बांटा जाएगा। पीतल का लोटा बांटा जाएगा। लेकिन लोटा पीतल का न बांट के मिट्टी के बर्तन बांट दिए गए, जिसके कारण विद्रोह हो गया और उसे ही लोटा विद्रोह कहा गया। चलिए दोस्तों देख प्रश्न है दिल्ली के बादशाह को लाल किला खाली करने और कुतुब मीनार पर जाकर रहने की आज्ञा देने वाले भारत के गवर्नर जनरल और संबंधित बादशाह के जोड़े का चयन करें, यानी किसने कहा था, तो ये लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। किसे कहा था, अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने उसको क्या कहा गया कि आप जो है दिल्ली का जो
लाल किला उसे खाली कर दीजिए और कुतुब मीनार में जाके रहिए। कहाँ? कुतुब मीनार में जाकर रहिए। अंत में जाकर बहादुर शाह जफर को भारत से निर्वासित कर दिया गया। किनके द्वारा? कैनिंग के द्वारा। 1857 की क्रांति में सहयोग देने के लिए उन्हें रंगून भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? रंगून, जहाँ 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? बीमा क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, बीमा क्षेत्र से संबंधित। वहीं बीमार उद्योगों, जिसे औद्योगिक ऋणता भी कहा जाता है, गोस्वामी समिति का गठन किया गया था। गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? औद्योगिक ऋणता से। वहीं कर सुधार के लिए राजा चलैया समिति का गठन किया गया था। किसका किया था? राजा चलैया समिति का गठन किया था। बैंकिंग सेवा सुधार, इसके लिए गोईपारिया समिति का गठन किया था। गोईपारिया या गोईपोरिया समिति का गठन किया था बैंकिंग सेवा क्षेत्र सुधार से। चलिए दोस्तों देखते अगला प्रश्न। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो किसकी स्थापना? जीव मंडल निश्चय या जीव मंडल रिजर्व। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता कितना होगा? जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सीमांत उपयोगिता 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर प्रायः राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो वहाँ की राज्यपाल यानी गवर्नर की सलाह पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वहीं बात करें राष्ट्रपति शासन की, तो हम लोग जानते हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाए जाते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य में यह समाधान हो जाने की राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो अथवा राज्य की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो इस स्थिति में जो है वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रपति शासन राज्य में आपात उस घोषणा की अवधि में 2 माह की होती है। इससे अधिक के लिए संसद से अनुमति लेना आवश्यक होता है। यह 6 माह की होती है। अधिकतम 3 वर्ष तक एक राज्य में परिवर्तन में रह सकता है। इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ता है। अच्छा, वहीं क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ? तो पंजाब में। कहाँ लागू हुआ था? पंजाब में लागू हुआ था 20 जुलाई 1951 ईस्वी को। सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन जम्मू और कश्मीर में लागू हुआ था। जम्मू और कश्मीर में लागू हुआ था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? तो वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल 284 अधिनियम है। कितने? 284 अधिनियम है। 9वीं अनुसूची, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है और कहा जाता है इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन उसके बाद 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय के द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकता है। जब मौलिक अधिकार का हनन होगा तब चुनौती दी जा सकती है, अन्यथा इस चुनौती नहीं दी जा सकती है। चलिए दोस्तों, प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है? तो उसके सीमाओं या क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 1 के तहत क्या होता है? तो अनुच्छेद 1 के तहत अनुच्छेद 1 में वर्णित है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र
वे होंगे जो पहले अनुसूची में निर्दिष्ट है। भारत राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे, ये वर्णित है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में क्या वर्णन है? तो अनुच्छेद में 2 में कहा गया है, भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य क्षेत्र का प्रवेश या उनकी स्थापना का शक्ति का वर्णन है। यानी नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का क्षेत्र का प्रवेश या गठन या स्थापना का वर्णन है अनुच्छेद 2 में। अच्छा, अनुच्छेद 13 में क्या चीज़ का वर्णन है? अनुच्छेद 13 मूल अधिकार से असंगित तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां का वर्णन है अनुच्छेद 13 में। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान में पंचायतों के विघटन के प्रावधान से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। देख लेते हैं, पंचायतों का विघटन किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। विघटन का उल्लेख नहीं है, ये सही है। विभागीय सचिव विघटित कर सकते हैं, ये भी गलत है। जिलाधिकारी विघटित कर सकते हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 243B में पंचायतों का गठन का चर्चा है। वहीं 243 में क्या चीज़ का चर्चा है? तो पंचायत की परिभाषा का वर्णन है। 243 का ए में क्या चीज़ का वर्णन है? तो इसमें क्या ग्राम सभा की चर्चा है, ग्राम सभा की चर्चा है। 243C में क्या चीज़ का चर्चा है? 243 के सी में तो इसमें पंचायतों की संरचना की चर्चा है, पंचायतों की संरचना का चर्चा है। और 243 के डी इसमें क्या चीज़ है? तो पंचायतों में स्थानों के आरक्षण की चर्चा है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, अनुच्छेद 1 राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों का संघ वर्णित करता है। हम लोग जानते हैं भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, क्योंकि तो क्योंकि भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो मालवा का पठार महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है, यानी महाराष्ट्र में वह मालवा का पठार का फैलाव विस्तार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसे देख लेते हैं मैप में। प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य जैविक खाद्य उत्पादों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो कौन सा राज्य करता है? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में क्वेश्चन आया है कि पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य कौन बना है? तो यह बना है, पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला राज्य बना है कौन? सिक्किम बना है। कौन बना है? सिक्किम बना है। चलिए दोस्तों देखते अगर भारत में टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, यानी टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर पाए जाते हैं, लगभग 526 टाइगर। इसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? बांधवगढ़, बांधवगढ़, कान्हा, बांधवगढ़ कान्हा। उसके बाद पन्ना, पन्ना, सतपुड़ा और पेंच। पेंच जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की सीमा पर है। वहीं बात करें भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व या नागार्जुन सागर श्रीशैलम के पास जो टाइगर रिजर्व है वह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। वहीं बात करें बाघों के संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब किया गया था? 1973 में। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किया था। हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत कब किया था? 1992 में। 1992 में। गिद्धों संरक्षण के लिए गिद्ध संरक्षण कब शुरुआत किया गया था? 2011 में। वहीं बात करें मगरमच्छ संरक्षण ये कब प्रारंभ हुआ था? 1975 में। और लाल पांडा परियोजना इसकी शुरुआत 1996 में। कब? 1996 में किया गया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है जायरे नदी। कौन नदी? जायरे नदी, जिसे हम लोग कांगो नदी भी कहते हैं, कांगो नदी भी कहते हैं। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। वहीं कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो कर्क रेखा को भारत में माही नदी 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है इनमें से कौन सी घाटी हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो कौन सी घाटी हिमालय क्षेत्र में स्थित है? फूलों की घाटी। ऑप्शन नंबर सी, फूलों की घाटी, जो है कहाँ? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। अच्छा आप लोग बताएं, कुछ घाटियाँ हम लोग जान लेते हैं। शांत घाटी कहाँ है? ये केरल में है। कहाँ है? केरल में है। कुछ प्रमुख घाटियाँ हम लोग देख लेते हैं। मरखा घाटी, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, यह लद्दाख में है। मरखा घाटी कहाँ है? लद्दाख में है। वहीं बात करें पिन घाटी, पिन घाटी और सांगला घाटी, सांगला घाटी यह हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में है। नेलांग घाटी कहाँ है? नेलांग घाटी उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। और जूकू घाटी यह नागालैंड में। कहाँ है? नागालैंड में है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर आना है, उसका सही क्रम क्या होगा? तो सबसे दक्षिण में अनाईमुडी होगा, ये तो हम लोग जानते हैं। और सबसे उत्तर में ऑप्शन के अनुसार अरावली होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली। उसके बाद गिरनार जो गुजरात में है, सतमाला जो मध्य प्रदेश वाले इलाके में है, और अनाईमुडी। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों देखते अगला प्रश्न। प्रश्न उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? तो हम लोग जानते हैं उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है तमिलनाडु से। वहीं यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून से बहुत कम वर्षा होती है, बहुत कम वर्षा होती है तमिलनाडु में वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ने के कारण। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है वेलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वेलाडीला खान लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। वहीं लौह अयस्क के उत्पादन की बात करें तो लौह अयस्क के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम ये वेलाडीला खान, ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो प्रथम राज्य है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़, और तीसरा राज्य कौन है? ओडिशा। तीसरा राज्य है ओडिशा। वहीं बात करें कोयला, कोयले के उत्पादन में प्रथम स्थान आता है झारखंड का। उसके बाद किसका आता है? छत्तीसगढ़ का। उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद उड़ीसा। वहीं मैग्नीज की बात करें तो इसमें उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर। अच्छा वहीं अबरख की बात करें तो अबरख उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन है? तो अबरख उत्पादन में प्रथम स्थान पे आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश अकेले 72% जो है अबरख का उत्पादन करता है। उसके बाद नंबर है राजस्थान का, राजस्थान का नंबर है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है इनमें से कौन सा शहर मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा शहर नहीं आता है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। जिस शहर की जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक हो उसे मेगा सिटी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार तो उसमें चेन्नई की जनसंख्या 7.8 कुछ था, तो इसलिए वह मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है। ये दिल्ली, मुंबई और कोलकाता मेगा सिटी कहलाते हैं। चलिए प्रश्न है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? यानी शरीर से ये कहाँ रक्त ले जाते हैं? हृदय की ओर। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। वहीं हृदय से शरीर के अंगों तक पहुंचाता है धमनी। हृदय से शरीर के सभी अंगों तक धमनी जो है रक्त पहुंचाता है। अच्छा ये बात कर रहे हैं पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी सिरा का क्या काम है? तो पल्मोनरी सिरा का काम है फेफड़ा। ये क्या करता है? फेफड़ा से बाएं अलिंद में रक्त पहुंचाता है। फेफड़ा से बाएं अलिंद में रक्त पहुंचाता है, बाएं अलिंद में। और ये शुद्ध रक्त होता है। ये कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। वहीं बात कर लेते हैं पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी इसका क्या काम है? ये दाहिने निलय से फेफड़ा में रक्त पहुंचाता है। दाहिने निलय से फेफड़ा में रक्त पहुंचाता है। इसमें अशुद्ध रक्त होते हैं। कैसा रक्त होते हैं? अशुद्ध रक्त होते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है सफ़ेद फेफड़ा रोग किस उद्योग के मजदूरों में अधिक होता है? तो किस उद्योग के मजदूरों में? रुई उद्योग। ऑप्शन नंबर ए, रुई उद्योग। वहीं कोयले उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को कौन सा बीमारी होती है? ब्लैक लंग्स बीमारी। कौन सा? ब्लैक लंग्स बीमारी। वहीं सीमेंट उद्योग में काम करने, इसमें हो गया ब्लैक लंग्स
ब्लैंक लंग्स बीमारी होती है। वहीं सीमेंट उद्योग में काम करने वाले को सिलिकोसिस बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? सिलिकोसिस बीमारी होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो मानव गुर्दे का सामान्य कार्य क्या नहीं है? तो देख लेते हैं। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, यही कार्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए। यूरिया को छानकर बाहर निकालना, ये कार्य होता है। हार्मोनों का सेवन करना, ये भी होता है। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, ये भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है वृक्क रोग किस प्रदूषण के कारण मानवों में होता है? तो किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। कैडमियम के कारण ही इटाई नामक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी? इटाई नामक बीमारी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है? न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है? -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस, जिसे परम शून्य ताप भी कहते हैं। और केल्विन में इसका मान कितना होता है? 0 केल्विन। कितना? 0 केल्विन होता है। अच्छा एक क्वेश्चन आता है, पारा कितने डिग्री पर जमता है? तो पारा कितने डिग्री पे जमता है? तो पारा -39 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। वहीं अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल यह कितना डिग्री पे जमता है? -115 डिग्री पर जमता है। -115 डिग्री पे जमता है। वहीं चारों पैमाने का संबंध हम लोग देख लेते हैं। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर और केल्विन का संबंध हम लोग देख लेते हैं। इससे भी एग्जाम में आते हैं कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, फिर रोमर में कैसे बदलते हैं। तो C-0/100 बराबर F-32/180 इक्वल टू R-0/80 इक्वल टू K-273/100। ये चारों पैमाने का संबंध होता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे जब भी आए कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है या केल्विन में चेंज करना हो, तो इसी से हम लोग चेंज। प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यानी स्पेस में सीधा खड़ा नहीं रह सकता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित रहना। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम लोग सीधा खड़ा रह पाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है जब लाल, हरा और नीला प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु पर पड़ते हैं तब संयुक्त प्रकाश दिखेगा। तो हम लोग जानते हैं कैसा दिखेगा? सफ़ेद दिखेगा। ऑप्शन नंबर सी। तीनों कलर को जब एक पुंज पर गिराएंगे, तीनों कलर के पुंज को हम लोग एक बिंदु पे गिराएंगे तो वह सफ़ेद दिखाई देगा। इसे ही हम लोग प्राथमिक रंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला को कहा जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है इनमें से क्या होगा यदि साधारण नमक पानी में मिलाया जाए? तो जब साधारण नमक को पानी में मिलाएंगे तब क्या होगा? तो क्वथनांक बढ़ जाएगा और गलनांक घट जाएगा। क्या होगा? क्वथनांक बढ़ जाएगा। जब द्रव में कोई भी अशुद्धियाँ मिलाएंगे तो उसका क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घटेगा। वहीं बात करें अगर तापमान बढ़ाते हैं तब द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। जब तापमान बढ़ाएंगे तो उसका क्वथनांक भी क्या होगा? क्वथनांक भी बढ़ेगा। और जब घटाएंगे तो क्वथनांक भी घटेगा। वहीं अगर दाब बढ़ाते हैं, जब दाब बढ़ाएंगे यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तब भी उसका क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। क्वथनांक बढ़ेगा। अच्छा एक क्वेश्चन और भी आता है कि अशुद्धियों मिलाने पर हिमांक क्या होता है? तो अशुद्धियाँ मिलाने पर हिमांक तथा द्रवणांक दोनों कम होता है। दोनों कम होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के वायुमंडल के किस सतह से परावर्तित होता है? तो हम लोग जानते हैं किससे परावर्तित होता है। ऑप्शन नंबर सी। आयन मंडल में आयन कण पाए जाते हैं। आयन कण पाए जाते हैं जो रेडियो तरंग के लिए उपयोगी होते हैं। अच्छा चलिए हम लोग देख लेते हैं। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई लगभग 13 से 14 किलोमीटर।
इसे 13 से 14 किलोमीटर, जहाँ ध्रुवों पर इसकी मोटाई कम होती है 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर के आसपास होता है। उसके ऊपर जस्ट इसी में जो है मौसमी घटनाएं होती है, इसी में जो है मौसमी घटनाएं इसी में होती है। इसके जस्ट ऊपर होता है समताप मंडल, जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, जो क्षोभ मंडल से आगे 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इसमें कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती है, और यह वायुयान के लिए आदर्श माना जाता है। वायुयान के लिए आदर्श माना जाता है। इसी में ओजोन परत पाया जाता है, समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। इसके जस्ट ऊपर होता है मध्य मंडल, जो अगले ठीक 80 किलोमीटर होता है। उसके जस्ट ऊपर होता है आयन मंडल, आयन मंडल जिसका विस्तार 80 किलोमीटर से 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, जिसे आयन कहते हैं, जो रेडियो संचार के लिए आवश्यक होता है और उसके लिए उपयोगी होता है। उसके ऊपर का होता है 400 किलोमीटर से अधिक ऊपर की जितनी ऊंचाई है, उसके ऊपर को हम लोग कहते हैं बहिर्मंडल। क्या कहते हैं? बहिर्मंडल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब 10 घंटा जलता है, इसके द्वारा कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा यदि उपभोक्ता दर 6 रुपये प्रति यूनिट हो? तो 1 किलोवाट आवर को हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का खर्चा दिया हुआ 6 रुपये। तो हम लोग निकाल लेते हैं कुल खर्चा कितना यूनिट होगा। तो 100 वाट को 10 घंटा जलाएंगे तो 1000 वाट घंटा हो जाएगा, जिसे हम लोग 1 किलो वाट घंटा कहते हैं। तो 1 किलो वाट घंटा खपत होगा, तो उसका यूनिट 1 किलो वाट का 1 यूनिट हुआ, तो 6 रुपये के दर से इसे 6 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 रुपये कितना होगा उसका बिल? 6 रुपये। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है ट्रांसफार्मर परिवर्तन करने के लिए एक युक्ति है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को कम करना या हाई करना, यानी AC से AC में ही रहता है, लेकिन ये वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है। वहीं AC को DC में कौन बदलता है? रेक्टिफायर। कौन? रेक्टिफायर का काम होता है AC को DC में बदलना। और इन्वर्टर होता है जो कि हम लोग लगाते हैं, AC को DC में करता है और DC को AC में कन्वर्ट करता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है BARC, बार्स क्या है? तो ये इसका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। वर्ष 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान की स्थापना किया गया था। उसके बाद 1967 ईस्वी में उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? भाभा एटॉमिक, जहांगीर भाभा के याद में भाभा एटॉमिक यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र इसका नाम कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1967 ईस्वी में। भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र थोरियम आधारित एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर तथा कॉम्पैक्ट हाई टेम्परेचर रिएक्टर बनाने की दिशा में कार्यरत है। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न है शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या होगी? तो शक्कर की विलेयता क्या होगी? शक्कर की विलेयता घटेगी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये था एड्यूटेरिया का बहुत ही महत्वपूर्ण सेट, जिसमें हम लोगों ने 50 प्रश्न देखे हैं पूरे विस्तार के साथ। सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अब जब हम लोग पूरा 100 सेट कंप्लीट कर लेंगे, तब आप लोग को क्वेश्चन एकदम फुलटॉस की तरह याद हो जाएंगे। यानी बॉल आया और उसे बाउंड्री के पार कर देना, क्वेश्चन देखते ही आंसर बोल देना है। दोस्तों अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। आप लोग कमेंट भी करेंगे। मैं बहुत खुश होता हूं जब कोई कमेंट करते हैं और कहते हैं कि सर ये इसका जो है बाय मिस्टेक आपने ये कहा, तो उससे हमें रियलाइज़ होता है कि आप लोग वीडियो को पूरा अच्छे से देख रहे हैं, इसलिए आप लोग गलतियां ढूंढ रहे हैं। तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, जो भी गलतियां होगी आप लोग बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई दूं।